हेलो टू ऑल माय लिटिल जेम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सॉइल। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉइल की डेफिनेशन से। सॉइल इज डिफाइंड एज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो। तो सॉइल क्या है? सॉइल कहाँ होती है? सॉइल अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है उसकी अपरमोस्ट लेयर पे होती है ना, जो कि विजिबल होती है, राइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू अर्थ। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे पास है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, हमें सॉइल चाहिए प्लांट्स को ग्रो करवाने में। इट होल्ड्स द रूट्स of the plant firmly and provides water and other essential nutrients to help them prepare food। तो ये क्या करती है? सॉइल किस चीज़ में हेल्प करती है? प्लांट्स को ग्रो करवाने में। कैसे? वो जो उसके रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनको वाटर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ना। अब हम देखते हैं विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स ऑन अ प्लैनेट, है ना। ये तो सही बात है कि बिसाइड्स दिस सॉइल इज़ अ होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सॉइल्स में क्या बहुत सारे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अब हम देखते हैं कि 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से होते हैं। फर्स्ट है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और एक होता है लोम। सैंडी सॉइल does not hold moisture, does with water all of the essential nutrients also flow away. Due to this it needs regular addition of fertilizers। तो जब हम सैंडी सॉइल यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाती है ना, बहुत ही चिकनी सी होती है, उसको ना मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर पाती है। और वाटर के साथ ये क्या करती है, वाटर के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको भी अपने साथ ले जाती है। क्लेई सॉइल इज़ यूजली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो जो क्लेई सॉइल होती है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिकॉज इट कैन होल्ड मॉइस्चर, क्योंकि वो मॉइस्चर को वाटर को रिटेन कर सकती है, ठीक है, वाटर को होल्ड कर सकती है। बट इट फॉर्म्स हार्ड लम्प्स व्हेन वेट। बट जब गीली सॉइल होती है, गीली मिट्टी होती है ना, तो बहुत हार्ड लम्प्स बन जाते हैं उसमें। इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट वेदर कॉजिंग हार्म टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या हो जाता है, क्रैक्स भी आ सकते हैं जब बहुत ही वार्म वेदर हो, है ना, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला मौसम होता है ना, बहुत ही हीट वाला होता है, तो वो क्या सॉइल में क्रैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच जाता है। लोम कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो लोम है ना वो मॉइस्चर भी होल्ड कर सकता है और न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होता है। इट हैज़ गुड क्वालिटीज़ ऑफ बोथ सैंडी एंड क्लेई सॉइल, हैंस इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो हमेशा देखो, हमें प्लांट ग्रोथ में क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉइस्चर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, 2 चीज़ें चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें अवेलेबल कहाँ हो रही है? लोम सॉइल में, जो कि हमें क्लेई और सैंडी सॉइल में अवेलेबल नहीं हो रही थी, है ना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेटफुल प्रोसेस। तो जब सॉइल फॉर्म होती है ना तो बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तब जाके बहुत टाइम लग जाता है, तब जाके सॉइल फॉर्म हो पाती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो सॉइल कैसे बनती है? जो रॉक्स अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, रॉक्स कैसे होते हैं। तो जब रॉक्स टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं, तब जाके सॉइल फॉर्म होती है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो किसके थ्रू सॉइल जो है बनती है? विंड के थ्रू बन सकती है, वाटर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। क्या होता है? रॉक्स टूट जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाती हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में हो जाती हैं, जिससे सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। It takes thousands of years of constant weathering to form a layer of soil। तो सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं वेदरिंग की वजह से सॉइल फॉर्म होने में। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, दिस इंक्लूड सॉइल पार्टिकल्स। अब देखो हम देखते हैं सॉइल में है क्या क्या, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो इसमें क्या है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं लाइक ग्रेविल, सैंड, क्ले,
ह्यूमस होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर और एयर। ये सारी चीज़ें के कंपोनेंट्स हैं सॉइल के। Various organisms like earthworms, snails, insects and other microorganisms like bacteria and fungi are also found in soil। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म है, स्नेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सॉइल में मिलती हैं। और पता है आपको, जो अर्थवॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें होती है वो सॉइल को फर्टाइल भी करती हैं। अमंग दीज अर्थवॉर्म्स आर वेरी हेल्पफुल टू द सॉइल, दे बडी इन सॉइल, टर्न्स इट एंड सो मेक इट लूज। तो ये क्या करती हैं, अर्थवॉर्म्स जो है सॉइल्स में रह के उसको लूज करते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर मूवमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स। और क्या होता है, जब अर्थवॉर्म सॉइल में होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल को मिलता है। दैट आर प्रेजेंट डीपर इन द सॉइल टू द सरफेस। क्या होता है, जो सॉइल की बहुत डीपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सरफेस पे भी आ जाते हैं। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। टू दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इसलिए हम अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। ओके, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो डीप इनसाइड दी सॉइल होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, जिस वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाता है। बिसाइड्स दिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजी ऑल्सो हेल्प्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाइज क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उसका भी ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉइल में। दिस प्रोसेस लीज मिनरल्स बैक टू द सॉइल, दस एनहांसिंग इट्स फर्टिलिटी, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। जो सॉइल में और मिनरल्स आ जाते हैं वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है, जिस वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, रनिंग वाटर, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज ऑफन ब्लोन और वॉश्ड अवे। तो क्या होता है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट के कारण की वजह से क्या होता है, विंड के वजह से, रेन की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, जो कि फर्टाइल सॉइल होती है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो क्या ब्लोन एंड वॉश्ड अवे चली जाती है ना। बिल्कुल सॉइल के ऊपर से जो उसकी टॉप लेयर होती है ना वो क्या चली जाती है, जिस वजह से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो भी सॉइल से चला जाता है और सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड, वाटर, अदर फैक्टर्स नोन एज सॉइल इरोजन। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं कि जब विंड और वाटर और अदर फैक्टर्स के थ्रू जब फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाएं, है ना, थ्रू विंड, रेन और रनिंग वाटर के वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, विच मेक्स द लैंड अनसूटेबल फॉर फार्मिंग, जिस वजह से आप प्लांट को उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते हो। दिस अफेक्ट्स द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अब प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फूड की जो अवेलेबल है वो भी शॉर्टेज हो जाता है, वहाँ ठीक से फूड नहीं मिल पाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड। ड्यू टू विंड अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज़ ब्लोन अवे। तो विंड की वजह से, हवा की वजह से जब आंधी या तूफान आता है तो क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है ना वो इधर से उधर चला जाता है। स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ सैंड विद देम एंड डिपॉजिट देम इन फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स ऑन द फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड। तो क्या होता है, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड आती है, हवा आती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ सैंड को ले जाती है, उसको डिपॉजिट कर देती है सैंड ड्यून्स में। अब हम देखते हैं बिंगोज एक्टिविटी टाइम। टेक अ ट्रे एंड फिल इट पार्शली विथ सॉइल फॉर्मिंग अ हीप। तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्रे लेनी है, उसमें पार्शली मतलब आधी, मतलब थोड़ी सी आपको उसमें सॉइल डालनी है, फॉर्मिंग अ हीप। ठीक है, हीप मतलब क्या होता है, हीप मतलब होता है वहाँ डिपॉजिट हो जाना, ठीक है, डिपॉजिट हो जाना, किसी चीज़ का पहाड़ बन जाना। नाउ कीप द ट्रे ऑन अ टेबल एंड स्विच ऑन द फैन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ट्रे है हमारी जिसमें हमने सॉइल रखी थी, सॉइल थी उसमें हम क्या करेंगे, उसको टेबल पे रख देंगे और फैन का स्विच ऑन कर देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल सी दैट सम ऑफ द सॉइल इज ब्लोन अवे। दिस इज हाउ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड। तो देखोगे आप हमेशा ऑफकोर्स हवा के कारण, विंड के कारण, जो पंखे की जो हवा है, जो फैन की हवा की वजह से जो सॉइल का जो टॉप
लेयर है वो इधर से उधर चली जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। अब हम देखते हैं वाटर। तो वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है। वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन इन 2 वेज, 2 तरीके से करता है। ड्यू टू रेन, ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज़। तो क्या होता है, जब बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा फार्मर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाती है, जब पानी भर जाता है, बिल्कुल फार्मर्स टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन हो सकता है उस वजह से। एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज़, और वहाँ बहुत वाटर बॉडीज़ है ना, बहुत पानी का बहाव बहुत तेज़ हो। हैवी रेनफॉल रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है ना, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स को ले जाती है अपने साथ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाता है। दिस हैज़ अ वर्स इफेक्ट इन हिली रीजन्स। मोस्टली हिली रीजन्स में ये होता है। वाटर फ्लोज एज द ग्रेट स्पीड डाउन द हिल्स एंड लूजेस द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो क्या होता है, वाटर जैसे फ्लो करता जाता है ना, जैसे नीचे गिरता जाता है हिल्स में, स्पेशली जो पार्टिकल्स है सॉइल्स के वो लूजेंस हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मेकिंग द लैंड बैरन। उस वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को ले जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है उसको ले जाते हैं, और जो लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है। Moving water like a river flowing down a hill also washes away lot of nutrients, topsoil and mud along with it। तो ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल जब चली जाती है, उसके साथ मड चला जाता है, सैंड चली जाती है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले जाती है ना, मिनरल्स को ले जाती है, जिस वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, जिस वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता। प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फूड भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, शॉर्टेज होगी वहाँ खाने की। अब हम देखते हैं बिंगोज एक्टिविटी टाइम। टेक अ ट्रे एंड फिल इट पार्शली विथ सॉइल। तो इसमें भी हमें वही करना है, ट्रे लेनी है और सॉइल से उसको पार्शली भर देनी है। प्लेस द ट्रे इन एन इंक्लाइंड पोजीशन इन द एम्प्टी टब। और देखो जैसे ये दिखा रहे हैं आपको फिगर में, वैसे एक एम्प्टी टब लेना है, खाली टब लेना है, उसमें इंक्लाइंड पोजीशन में ट्रे को रख देना है जैसे इसमें रखा हुआ है। नाउ प्योर सम वाटर इन द सॉइल। उसके बाद वाटर डालिए सॉइल के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You will see that some of the soil is washed away. This is how soil erosion by water take place in nature. वैसे ही जैसे आप पानी डालोगे ना, आप देखोगे सॉइल जो है वो नीचे टप में गिर जाती है, सारी की सारी, है ना, जो टॉप लेयर है सॉइल की वो गिर जाती है। तो वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में सॉइल इरोजन हो जाता है। You can also repeat the same experiment pouring water from a hose pipe. Compare both the observation discussed in class. तो देखो जैसे ही हम पानी डालते हैं ना, क्या होता है, जो सॉइल की टॉप लेयर है वो नीचे टप में गिर जाती है, जिस वजह से जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी चले जाते हैं, और ऐसी सॉइल में आप प्लांट का ग्रोथ नहीं कर सकते हो। अब हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द चीफ रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। क्यों? कि जब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग हो, है ना, बीच में डिफॉरेस्टेशन बहुत होने लग गया था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना, इंडिया की। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफकोर्स लोगों को और घर चाहिए, है ना, और फील्ड चाहिए होगी, और लैंड चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, जितनी भी ट्रीज़ हैं उनको काट रहे थे अपना घर बनाने के लिए। तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उस वजह से सॉइल इरोजन हो जा रहा था। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। In the absence of trees, soil in that area becomes quite loose and can easily be taken away by wind or water. अब देखिए जहाँ वहाँ पे रूट्स होते हैं जो ट्रीज़ के, जब वो ही नहीं होंगे सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए, वहाँ पे ट्रीज़ ही नहीं होंगे, है ना, जाकर आप ट्रीज़ को कट कर ले जाओगे, है ना, एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रीज़ कट अगर हो जाएंगे तो वहाँ पे ट्रीज़ के रूट्स नहीं होंगे, सॉइल पार्टिकल्स के, जो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करने की कोई चीज़ ही नहीं होगी ना, तो वहाँ पे क्या जल्दी से सॉइल इरोजन हो जाएगा, है ना, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सारे चले जाएंगे। अब हम देखते हैं अदर कॉजेज़ क्या होते हैं सॉइल इरोजन के। ओवर ग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। पुअर फार्मिंग मेथड्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन इरोजन। अब क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग बाय शीप एंड कैटल, जब आप बहुत शीप और कैटल्स को, है ना, अपने उसकी फूड अवेलेबिलिटी के वजह से उनको फूड अवेलेबल करवाने के लिए, उनको खिलाने के लिए जब हम ग्रेजिंग करते हैं, है ना, जो फार्मर्स है या फिर जो शीप का काम करते हैं,
कैटल्स का काम करते हैं, जब वो फील्ड को बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, सारे के सारे मतलब प्लांट्स को मतलब तोड़ देते हैं, उनको खिला देते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। पुअर फार्मिंग मेथड्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन इरोजन, अगर फार्मर्स अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट कवर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, और नेचुरल कॉजेज़ तो होते ही हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में कभी आग वाग लग जाए तो उसकी वजह से भी प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सॉइल इरोजन हो जाती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। सो फार वी हैव लर्न हाउ सॉइल इज इंपॉर्टेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। तो हमें पता है कि सॉइल हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए, हमारे फूड अवेलेबिलिटी के लिए। हैंस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनकाइंड टू प्रिजर्व सॉइल। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सॉइल को प्रिजर्व कर सकें, सॉइल को बचा सकें, एंड अवॉइड लूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन को रोकना, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, सॉइल को बहुत ही अच्छे से लिमिट अमाउंट में यूज़ करना जितना आपको चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। अब ये जो वेरियस मेथड्स हैं, वेरियस वेज हैं जिसकी वजह से आप सॉइल कंजर्व कर सकते हो। प्लांटिंग ट्रीज इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वे क्या है कि आप प्लांट को, बहुत सारे प्लांट को है ना ग्रो करवा सकते हो सॉइल में, जो कि एक चीपेस्ट वे है सॉइल कंजर्वेशन करने का। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग blown away or washed away. Let's perform an activity to see this. तो देखो क्या होता है जब आप प्लांट्स को ग्रो करवाओगे तो उस वजह से क्या होंगे? रूट्स होंगे प्लांट्स के, है ना। प्लांट्स होंगे तो उनके रूट्स तो होंगे, तो रूट्स क्या सॉइल को पकड़े रखेंगे, है ना, जिस वजह से सॉइल लूजन नहीं हो पाएगी, सॉइल कंजर्व हो पाएगी। अब ऐसे ही सॉइल कंजर्व करवाने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक अ ट्रे एंड फिल इट पार्शली विद गार्डन सॉइल। इसमें भी हमें ट्रे लेनी है और पार्शियली उसे भर देनी है सॉइल से, गार्डन सॉइल से। सॉ सम सीड्स इन द सॉइल एंड वाटर देम फॉर 3 to 4 days। उसके बाद उसमें सीड्स, कोई भी आप सीड्स ले सकते हो सॉइल में, है ना, सॉइल में सीड्स डालनी है आपको। उसके बाद उसमें वाटर डालना है 3 से 4 दिन के लिए। सून यू विल सी सम सैपलिंग्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सॉइल। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कुछ सैपलिंग्स हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखेंगे। नाउ कीप द ट्री ऑन अ टेबल एंड स्विच ऑन दी फैन। अब हम उसके बाद क्या देखेंगे? जैसे हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, वैसे ही हम उसको भी टेबल पे रख देंगे और फैन को स्विच ऑन कर देंगे। अब हम इसमें क्या देखते हैं? यू विल नोटिस दैट नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल इज़ ब्लोन अवे। तो अब उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सॉइल है वो ब्लोन अवे नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि जो सॉइल है, जैसी हवा आती है ना, तो जो सॉइल है वो नहीं उड़ती है, मतलब वो नहीं जाती, उसके मिनरल्स वहीं के वहीं रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं बच्चों, क्योंकि जब आप प्लांट का ग्रो करवाओगे ना, तो जो उसके रूट्स होते हैं, अगर आप बेबी प्लांट भी हो ना, जैसे यहाँ पे जो सैपलिंग्स आए थे बेबी प्लांट था, उनके भी रूट्स क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड कर सकते हैं, है ना। दे हैव द पावर टू होल्ड द सॉइल, जिस वजह से सॉइल जो है दे डज नॉट ब्लोन अवे, है ना, वो वॉश ऑफ नहीं होती है। नाउ प्लेस द ट्री इन एन इंक्लाइंड पोजीशन इन एन एम्प्टी टब एंड पोर सम वाटर ऑन द सॉइल। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि ट्रे को प्लेस कर दिया इंक्लाइंड पोजीशन में, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, एम्प्टी टब में, एंड पोर सम वाटर ऑन द सॉइल। फिर उसके ऊपर वाटर भी डाला है। अब हम क्या देखेंगे? जैसे वाटर डालने लग जाएंगे, यू विल सी दैट not much soil is washed away. Discuss why the soil is not blown or washed away in this activity. जो soil है वो वॉश नहीं होती है, soil नहीं जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें किस वजह से होती है? चाहे विंड के थ्रू वो नहीं जाती है, soil इरोजन नहीं होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब प्लांट्स उसमें ग्रो कर जाते हैं, जिससे उसके रूट्स जो है सॉइल को होल्ड कर लेते हैं। टेरेस फार्मिंग इज़ अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन स्पेशली इन हिली रीजन्स। तो हिली रीजन्स में टेरेस फार्मिंग होती है मेनली। ओके, तो इसमें क्या होता है? टेरेस फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी फील्ड होती है, उसमें फार्मिंग होती है। और इन दिस आर लैंड मास इज गिवन अ स्टीप इन appearance in which plants are grown. This slows the washing down of soil. देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बहुत बड़ी फील्ड होती है, ठीक है,
जहाँ पे इस एरिया में फार्मिंग होती है, मेनली हिली रीजन्स में होता है जो कि फार्मर्स करते हैं, ठीक है। स्टेप्ड अपीरियंस में होता है। स्टेप्ड अपीरियंस मतलब होता है कि जैसे आप झीलों को देखते हो, मैं स्टेयर्स को देखते हो, ठीक है, वैसे कि स्टेप्ड अपीयरेंस वो वहाँ पे फील्ड बना देते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने में। उससे क्या होता है, जैसे एक स्टेयर है, ओके, वहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट नंबर 1, ठीक है। दूसरा स्टेयर है, वहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, प्लांट नंबर 2। तो क्या होता है, प्लांट नंबर 1 से अगर न्यूट्रिएंट्स जाता भी है तो वो जाके प्लांट नंबर 2 में रुक जाता है, या प्लांट नंबर 2 से जाता है तो 3 में रुक जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल कंजर्व रहती है ना, कहीं जाती नहीं है, वहीं की वहीं फील्ड में ही रहती है। The erosion of soil along the river banks can be prevented to some extent by building dams. These dams control the speed and amount of flowing water. तो अगर जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पे क्या डैम्स भी बिल्ड होते हैं। तो वो डैम्स क्यों बिल्ड होते हैं, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, कि वाटर का फ्लो ज़्यादा तेज ना हो, ज़्यादा बहाव ना हो उसका, जिस वजह से सॉइल जो है कंजर्व हो पाए, सॉइल इरोजन ना हो पाए। कैटल ग्रेज ऑन ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स विच कवर अ पीस ऑफ लैंड। जो कैटल्स होती हैं वो ग्रास को, है ना, स्मॉल प्लांट्स पे फीड करती हैं। डज दे एक्सपोज द टॉप लेयर एंड मेक इट प्रोन टू इरोजन। देयरफॉर ग्रेजिंग शुड बी अलाउड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरिया स्पेशली मेंट फॉर इट। द अदर एरिया शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग, है ना। तो पहले क्या होता था, जो फार्मर्स थे ना उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी, वो इतना ध्यान नहीं देते थे। तो जो उनके कैटल्स भी होते हैं, है ना, जो शीप होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, जो भी सबका काम करते हैं, जो कैटल्स होते हैं वो क्या फील्ड में उनको छोड़ देते थे। उस वजह से क्या होता था, वो सारे के सारे प्लांट्स को खा लेते थे, प्लांट्स को मतलब ख़राब कर देते थे। उस वजह से सॉइल इरोजन होने के चांसेस थे। बट अब क्या है, अब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड पे ही आप कैटल्स को खाना खिला सकते हो, ठीक है, वहीं पे आप ग्रेस करवा सकते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है कि यहीं पे है ना, यहीं पे जो भाई ग्रासेस होती हैं उन्हीं ग्रासेस में वो अपने कैटल्स को फीड करवाते हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की डिजीज़ है टेटनस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल। तो हमें पता है कि सॉइल्स में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर वेरी हार्मफुल एंड मे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ बहुत हार्मफुल भी होती है और डिजीज़ कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वन ऑफ दीज डिजीज इज टेटनस। तो वैसे ही टेटनस होता है। टेटनस ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ, उसको आप लॉक जॉ भी कहते हैं। इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड लीड्स टू सेवरल स्टीफनिंग ऑफ द बॉडी। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो ये टेटनस जो है एक बैक्टीरिया से होता है, उसे हम लॉक जॉ भी कहते हैं। एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन बींग्स के नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर जाता है ना। टेटनस अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट स्पोर्ट्स आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट यूज्ड इन सॉइल, डस्ट एंड एनिमल वेस्ट। तो क्या होता है, जो उसके स्पोर्स होते हैं, है ना, जिस इन्फेक्शन के स्पोर्स होते हैं वो आपको सॉइल में मिल सकते हैं, डस्ट में मिल सकते हैं, एनिमल वेस्ट में मिल सकते हैं। कि आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को खा लेते हैं या फिर सॉइल में खेलना पसंद करते हैं। तो जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें डांटते हैं। तो वो इन डिसीज से ही, है ना, प्रिवेंट करने के लिए ही डांटते हैं, क्योंकि सॉइल में हमें पता है बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन कॉज, हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टेटनस कैसे कॉज होता है। द स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू एन ओपन कट और वाउंड। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब ह्यूमन बीइंग की एक बच्चा है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो, उसको ना कहीं चोट लगी हुई है, ठीक है, उसमें कट है, उसको कोई चोट लगी हुई है जिसकी वजह से कट हो गया है, ठीक है, उसको चोट लगी है और वो सॉइल में चला जाए। और सोचिए उस सॉइल में अगर स्पोर्स होते हैं टेटनस के, ठीक है, अगर स्पोर्स हैं उस टेटनस के, तो उसको टेटनस डिजीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, राइट। अपॉन द एंट्री द प्रोड्यूस अ पावरफुल नर्व पॉइजन। तो ये क्या करते हैं, सीधे नर्वस सिस्टम में जाके इफेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में,
This poison spreads inside the body, especially in the spinal cord, and causes paralysis, stiffness and various muscles of the body. तो ये क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को तो पहले इफेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाके इफेक्ट करते हैं और पैरालिसिस करवा देते हैं ह्यूमन बॉडी का, और स्टिफनेस इन वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी. जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं. देखो आप जैसे ये देखो पिक्चर में बच्चे के हाल क्या हो रहा है. देखिए इसके मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं ना, वो मूवमेंट नहीं कर पाते. द सिम्टम्स ऑफ टेटनस स्टार्ट्स अपीयरिंग आफ्टर 10 to 12 days. तो ये क्या होता है, सिम्टम्स कब स्टार्ट होते हैं इस इन्फेक्शन के, 10 से 12 दिन के बाद सिम्टम्स दिखते हैं जाके. द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, मसल कंट्रैक्शन एंड स्टिफ जॉ. तो धीरे धीरे कहाँ से स्टार्ट होता है, हेडेक होने लग जाता है, मसल कंट्रैक्शन हो जाता है, स्टिफ जॉ हो जाती है. द डिजीज़ इफ़ नॉट क्योर्ड इन टाइम कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पर्सन. तो इतनी ज़्यादा बुरी इन्फेक्शन होता है, तक मतलब गंदा इन्फेक्शन होता है ना, कि अगर वो उससे हम ठीक नहीं करें, है ना, डॉक्टर के पास अच्छे से प्रिकॉशंस है, उसको ठीक नहीं करें तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. अब हम ये बॉक्स देखते हैं. पैरालिसिस. पैरालिसिस इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अ रीजन ऑफ द बॉडी. तो पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाते हैं मसल्स के, है ना. जो इंसान है, जो ह्यूमन बॉडी जिसको पैरालिसिस हो जाता है ना, वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो अपने सारे सेंसेशंस, क्योंकि नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है. तो नर्वस सिस्टम क्या करती है, हमने इसे पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है ना, हमें सारे सेंसेस देना, है ना. हमारे नर्व्स का काम क्या है कि सेंस देना, है ना. तो ये सारे के सारे जब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो जाएगा तो सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है. मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिस चीज़ पे हाथ रख रहे हैं, जो चीज़ हमारी बॉडी से टच हो रही है, वो गर्म है, कैसी है, ठंडी है, क्या है, हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते, उसको फील ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, जब मूवमेंट नहीं हो पाता बॉडी का और सारे सेंसेस जो हैं बॉडी खो देती है. अब हम देखते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो टेटनस के. एज अ सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है उसके क्योर से. क्योर हम कब करते हैं, ट्रीटमेंट अब कब करते हैं, जब वो डिजीज़ हो जाती है. तो इससे अच्छा है ना, उससे पहले हम प्रिवेंशन करें. जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें बचपन में रोकते थे ना स्कूल में जाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिवेंशन करते थे. Prevention is always better than cure. It is always better to adopt a few simple measures to prevent tetanus in the first place. Some of the ways to prevent it are, तो हम preventions उसको कैसे कर सकते हैं. Children are usually given preventions from tetanus by vaccine called DPT. तो एक वैक्सीन है DPT, तो अब बचपन में वो उसको वैक्सीन को टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है ना, न्यूबॉर्न बेबी को. वैक्सीन का नाम है DPT. इट इज़ एन इफेक्टिव वैक्सीन एंड प्रोवाइड्स प्रिवेंशन अगेंस्ट टेटनस. तो कि इफेक्टिव वैक्सीन है ये, जो कि प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है against tetanus. Tetanus can also be avoided by proper cleaning of cuts and wounds with an antiseptic solution and by taking antibiotics. अगर सोचो, अगर हम बच्चा कोई सॉइल में खेल के भी आके है ना, बाई चांस में स्पोर्ट्स भी हैं, तो अगर उसके कट को डिटॉल से या फिर आप किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अगर हम उसे साफ़ कर दें, है ना, उसकी स्पोर्ट्स टेटनस की हट जाए, तो उस वजह से भी प्रिवेंशन हो सकता है. द इंजेक्शन ऑफ टेटनस मस्ट बी गिवन आफ्टर एनी स्किन इंजरी. तो जब भी कोई चोट लग जाती है, बचपन में कोई बेबी को चोट लग जाती है, कोई बच्चे को लग जाती है, तो उसको एक इंजेक्शन देते हैं टेटनस के प्रिवेंशन के लिए. तो हम देखते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया. तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो क्या करते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं. मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना, जिसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको रोक देते हैं, डेवलपमेंट को रोक देते हैं, जिससे जो कि बीमारी हमें नहीं लग जाए, जो डिजीज़ है वहीं की वहीं प्रिवेंट हो सके. अगर इस चैप्टर में या फिर कोई भी चैप्टर्स में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड कीप स्माइलिंग.